Welcome to Shortcut Children. We are continuing our chapter Economic Development from our Social Science book of class 10th. In my first video, we have already studied about economic progress, economic development, and the features of the developing economy. Now, today we are going to start the new topic, that is economic and non-economic activities. तो यहाँ पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटीज ऑफ अ फार्मर, एन आर्टिसन, अ बिजनेसमैन, अ टीचर एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जहाँ पर हम चीज़ें खरीदने के लिए पैसा देते हैं या फिर पैसा हमें मिलता है किसी चीज़ के बदले में, यानी कि हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हम पैसा देते हैं या फिर कोई हमें पैसा देता है कुछ लेने के लिए, तो पैसे का जो लेन देन होता है जिस एक्टिविटी के अंदर, उसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि फार्मर, टीचर, बिजनेसमैन, ये सब लोग जो हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये सब पैसा लेकर ही आगे काम करते हैं और दूसरी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ ये लोग पैसा देकर काम करवाते हैं। दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Activities that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called non-economic activities. For example, nurturing of a child by the mother, activities of social services done by a social worker, etc. can be identified as non-economic activities. अब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें इनकम यानी कि पैसा इंक्लूडेड नहीं रहता है, यानी कि उसको पैसे के लालच के लिए नहीं किया जाता है या पैसा कमाने के लिए नहीं या फिर पैसा देने के लिए नहीं, सेल्फलेस हम कह सकते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को पालते हैं, तो वो कोई उनसे पैसा नहीं लेते हैं बच्चे से पालने का। आज बहुत सारी एनजीओज सोशल सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, सोशल ग्रुप्स, तो वो सब जो है वो पैसा लेकर काम नहीं करते हैं, वो सेवा करते हैं, तो वहाँ पर उनका एम नहीं है कि पैसा कमाना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेरियस ऑक्यूपेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन 3 सेक्शंस। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड वन इज सेक्टर सर्विस सेक्टर। नाउ हाउ वी कैन know about these 3 sectors? First of all, we'll study about the primary sector. अब प्राइमरी सेक्टर जो है इसके अंदर कौन कौन सी है, अब आपने सुना होगा बहुत बार ये शब्द हमारे न्यूज़ के अंदर भी और बहुत जगहों पर आपको ये वर्ड सुनने को मिले होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, भले उसमें पशुपालन हो, कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, इवन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना, इवन माइनिंग ऑफ रॉ मेटल एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, दे आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो इनको सबको हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो है सेकेंडरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। मेनली हम देख सकते हैं इसमें छोटी या बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, फैक्ट्री होगी, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। दिस सेक्शन इज ऑल्सो एक्नॉलेज्ड एज इंडस्ट्री। इसको इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल पिन टू बिग मशीन्स ऑल्सो। तो छोटी सी पिन से लेकर जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं वो सब हमें पता है कि वो कहाँ बनती हैं, वो बनती हैं इंडस्ट्री के अंदर ही। तो इसको हम सेकेंडरी सेक्टर में ले सकते हैं। हाँ रमेश भाई, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेक्टर की तरफ, जो है सर्विस सेक्टर। अब ये चीज़ें देखिए, अभी हम 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा। पहला जो है वो टोटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दूसरा है हमारा इंडस्ट्री हो गई जहाँ पर हमें पैसा देकर चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, और तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, जहाँ पर हम कोई चीज़ खरीदते नहीं हैं, हमें सर्विस मिलती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखें, आप घर में जो टेलीविज़न यूज़ करते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरह की डिश टीवीज़ का यूज़ करते हैं, जिसमें डीटीएच आता है, जैसे एयरटेल का आ रहा है आजकल, या फिर टाटा स्काई है, या फिर इवन जीटीपीएल का जो केबल यूज़ करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं,
वो आपको क्या बदले में कुछ देते हैं? नो, दे आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग, जस्ट दे आर गिविंग यू सर्विस। वो आपको सर्विस दे रहे हैं, यानी कि आप उनके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको देखने का पैसा देना पड़ रहा है। वो आपको क्या आपसे चार्ज लेते हैं, उसके बाद घर में कुछ देकर जाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं देकर जाते हैं वो। फिर आप एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन फील्ड जो हमारी है वहाँ पर हमें सर्विस मिलती है, यानी कि टीचर्स हमें एजुकेशन देते हैं। वो हमें वैसे कुछ मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई चीज़ नहीं, जैसे हम मार्केट में जाकर अगर कुछ पैसा देकर कोई चीज़ खरीदना चाहें, हम मार्केट में गए, हमने वहाँ पर पैसा पे किया और बदले में एक जूतों की जोड़ी ली हमने, तो बदले में हमें क्या मिला? पैसा देने पे जूते मिले। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसमें हमें ऐसी चीज़ कुछ मिलती नहीं है, बस वहाँ पर हमें सर्विस मिलती है। क्या मिलती है? सर्विस। जैसे आपने एयरवे की टिकट लेकर, एक प्लेन की टिकट लेकर यहाँ से आप लखनऊ गए, दिल्ली गए, तो जब आपने वो टिकट ली तो आप जब प्लेन में बैठकर वहाँ पहुँच गए, उसके बाद आप वहाँ उतर जाएंगे, तो कंपनी वालों ने आपको सिर्फ सर्विस दी है, यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक आपको छोड़ दिया है। वैसे जो हमारी मोबाइल कंपनीज हैं वो लोग क्या करते हैं, हमसे हर महीने चार्ज लेते हैं, लेकिन बदले में हमें देता क्या है? वो कुछ भी नहीं देते हम, वो सिर्फ हमें सर्विस देते हैं, यानी कि उनके नेटवर्क को यूज़ करके हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और उसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ सर्विस देते हैं, ना कि कुछ और चीज़ें। तो ये सब इंडस्ट्री जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर नाम लिखा गया है, जैसे कि ट्रेड हो गया, कम्युनिकेशन, एयरवे, वाटरवे, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें जो है सर्विस सेक्टर में आती हैं। नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे हमने देखा था जब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, जब हमने देखा था कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, लगभग 60% लोग वहाँ पर खेती कर रहे होते हैं। जैसे भारत में भी यही आंकड़े हैं, लगभग 58 to 60% लोग खेती करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो डोमिनेशन रहता है, यानी कि जो मेन जो काम रहता है वो रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर का ही, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का ही काम ज़्यादा रहता है। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। तो इन देशों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी ज़्यादातर खेतीबाड़ी से होती है, यानी कि मजदूरी वहीं पर लोग करते हैं ज़्यादा, और नेशनल इनकम भी ज़्यादा खेती से ही आती है। हाउएवर, एज देयर इज राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ primary sector decreases in comparison to secondary sector and service sector, and importance of industrial sector and service sector increases। अब यहाँ पर जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जा रहा है, देखो हम अपने देश की भी बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्राइमरी सेक्टर का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे घटता जाता है और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर बढ़ते जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रोडक्शन कैसे होती है हमें पता है, नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। अगर नेचुरल रिसोर्सेज ना हो तो हम लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, इसमें जरूरत पड़ती है हमें लेबर की। पहला रहता है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा रहता है लेबर। अब इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही चीज़ मिलकर ये सब कुछ नहीं दे सकती है हमको, हमें इसके लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो पहला इसमें बताया गया है वो है लैंड। लैंड आप जानते हैं, ज़मीन। In normal sense, land is the upper layer of the surface of the earth, but in terms of economic, land means different types of natural resources, which includes forest, river, mountains, minerals present in the interior of the earth, metals, etc. present on the earth's surface. Thus, land is natural tool for production. तो यहाँ पर land का मतलब जो खेती के लिए हम लोग land यूज करते हैं वो नहीं है। यहाँ पर land का मतलब इस धरती के ऊपर प्रेजेंट जो कुछ भी है उसको हम land में कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग द इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स जो अर्थ के अंदर हैं, इवन मेटल्स जो हम निकालते हैं वहाँ से, तो ये सब चीज़ों को लैंड में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारा प्रोडक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। तो इनको सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो लैंड में मतलब क्या हो आपको समझ आ गया होगा अब, क्योंकि लैंड डजंट मीन कि खेती लायक लैंड जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लैंड और उसके ऊपर पाई जाने वाली हर एक चीज़ का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल। मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हाउसेज एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन कैपिटल, प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। अब यहाँ पर इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन में मदद करती है, किसमें मदद करती है? प्रोडक्शन में मदद करती है। जैसे कि उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, टूल्स आ सकते हैं, हाउसेज वगैरह,
और ये सब चीज़ों को हम कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉपर्टी, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स भी, यानी कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। आप जानते हैं इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी पैसे ही चाहिए ना भाई, खरीदने के लिए। अगर पैसा नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं मिलेंगे, टूल्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है, यानी कि जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। तीसरा इसमें जो इंक्लूड है चीज़ वो है लेबर। तीसरा है इसमें हमारा लेबर। लेबर यानी कि जो हमारे लेबरर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग। तो लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। अब यहाँ पर जो लेबर का मतलब दिया गया है वो है मेंटल और फिजिकल वर्क करना। कैसा वर्क करना? मेंटल और फिजिकल। यहाँ पर लेबर का मतलब सिर्फ मजदूरों से नहीं है, उस कंपनी में काम करने वाला हर एक व्यक्ति, जो भले वो किसी भी पोस्ट पर काम कर रहा है, उसका मेंटल लेवल पे भी काम चल रहा है, उसका फिजिकल लेबर जो है वो लेबर कर रही है, लेकिन वो जो उसके बड़े अधिकारी हैं वो मेंटल लेवल पे सोच कर अपने दिमाग से अपना कंपनी का किस तरह से प्रमोशन करना है, वो सब चीज़ों के द्वारा उसको करते हैं। और उनका एम क्या होता है? मॉनेटरी गेन, यानी कि वो एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी को बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं। नाउ लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर जो है लिविंग फैक्टर, हमें पता है। वर्क ऑफ फार्म लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिसंस, इन सब चीज़ों को हम लेबर में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो बिजनेस, जो प्रोडक्शन करना है, यानी कि जो इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसके लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए ना, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, कि जो पैसा लगा सके, जो इस पूरे सिस्टम को अपने माइंड में सेट करके पैसा इन्वेस्ट करे और ये रिस्क उठाए कि वो बिजनेस आगे चल पाए, तो उनको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और इसी व्यक्ति को, उनको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, और इसको पूरे को हम कह सकते हैं इसको एंटरप्रेन्योरशिप। द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइंस द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक अच्छी शुरुआत दे पाए, एक अच्छा बिजनेस शुरू कर पाए, इनको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मेकिंग प्रॉफिट प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि इन तीनों को, लैंड, कैपिटल और लेबर को जोड़कर कोई व्यक्ति अगर अच्छे से प्रॉफिट कमा पाए तो उसको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी हैं एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे हम देख रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम जानते हैं कि इंसानों की जो ज़रूरतें हैं वो तो इतनी ज़्यादा है कि उनको कभी फुलफिल कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी देश के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो कहीं ना कहीं तो स्कैर्सिटी है ही। सो देयर विल बी ऑलवेज स्कैर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, यानी कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनकी कमी तो हमेशा है ही किसी न किसी तरह से। एज ए रिजल्ट एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो हर एक देश जो है वो प्रॉब्लम फेस करता ही है रिसोर्सेज की तो कमी की। मैनी क्वेश्चंस अराइज सच एज वाई, व्हेन एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी यूज। तो इसको अगर पूरा करना चाहें कि अगर रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं तो ये थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएंगे, तो इनको हम कैसे यूज करें, कब यूज करें और क्यों यूज करें, ताकि इनको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करके हम लंबे समय तक चला सकें। तो पहला इसमें बताया गया है टॉपिक वो है हमारा अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि हमारी जो वांट्स, हमारी जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। तो हमारी जरूरतें तो अनकाउंट, आप गिन नहीं सकते हैं, अनलिमिटेड है, क्योंकि हमारी जरूरतों का कोई अंत ही नहीं है, हमारी इच्छाओं का। सो मैनी वांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन वांट। तो एक से दूसरे की जरूरत खड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले घरों में हम लोग बिना पंखे तक के सो जाते थे, पुराने समय में पंखे नहीं होते थे, लोग आंगन में सो जाते थे, एक पंखा आता था फिर उसको लगा के पूरे आंगन में लोग खटिया बिछाकर सो जाते थे। अभी धीरे धीरे आप देखिए एक कमरे के अंदर एक पंखा होने लगा, यानी कि हमारी जरूरतें बढ़ गई। पहले 10 लोग थे घर में, वो भी एक ही पंखे के नीचे सो जाते थे। अभी 10 के 10 लोग जो हैं, अगर घर के अंदर 4 रूम है तो चारों रूम में एक एक पंखा हमारे होगा। फिर एसीज आए, अब एसी की बात करें, कूलर एसी की बात करें तो एसी आ गए, एसी एक रूम में लगा है तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर एवरीबॉडी। तो अब जितने रूम्स है घर के अंदर सब में एसी लगाया जाएगा। लोग इवन हॉल के अंदर भी, जहाँ पर गेस्ट वगैरह आकर बैठते हैं, जो लोगों के आकर बैठने का यानी कि जगह है, वहाँ पे भी, ड्राइंग रूम में भी लोग एसी लगाकर बैठे हैं। यानी कि जरूरतें बढ़ती जा रही है, एक से दूसरी ओरिजिनेट होती जा रही है। मैनी रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फुलफिल्ड अगेन एंड अगेन। और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको बार बार फुलफिल करना पड़ता है। वाइल मैनी वांट्स अराइज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और सबसे ज़्यादा जो इसमें हमारे पास जो वांट्स बढ़ रही हैं वो बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के कारण। दस बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस वांट्स बिकम अनलिमिटेड। तो हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती जा रही हैं। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द वांट्स
वन हैज़ टू मेक सिलेक्शन अमंग वांट्स। तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें इनके अंदर क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सी ज़रूरत हमारी ज़रूरी है और उसको पूरा करना है और कौन सी हमारी अननेसेसरी वांट है। लेकिन आज देखा जाए तो हमारी अननेसेसरी वांट्स का ही ज़्यादा खर्चा है। अभी लॉकडाउन के समय में आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारी ज़रूरतें जो हैं वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन हमारा जो खर्चा है, जो मेन हमारे दुखी होने का कारण है वो इधर उधर भटकना। हम जब बाहर निकलते हैं, हम लॉकडाउन में हम लोग बाहर नहीं निकले घरों से बिल्कुल भी, तो हमारे जो खर्चे हैं बहुत कम हो गए हैं। ऑल्दो हमारी इनकम नहीं है लेकिन हमारे खर्चे तो बहुत ही कम हो गए हैं। सिर्फ खाना पीना चाहिए हमको, लेकिन जब रेगुलर डेज होते हैं तो आप जानते हैं हम लोग गाड़ी उठाते हैं, कभी इधर निकल लिए, कभी घूमने उधर निकल लिए, तो हमारा बहुत सारा खर्चा इन चीज़ों में बढ़ जाता है। कभी होटल में खाना खाने चले गए, कभी कहीं पर घूमने चले गए, तो इस तरीके से हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो हमारी वांट्स जो हैं वैसे देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड है। जो नेसेसरी है उनको अगर पूरा किया जाए तो वी डोंट नीड एनीथिंग। हमें सिर्फ इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान ही है। नाउ इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज। नेसेसिटीज को अगर ऑर्डर में रखा जाए, एक क्रम, एक ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाए, तो देखते हैं क्या है। द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड, द इंडिविजुअल्स हैज टू डिसाइड विच वांट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अब रिसोर्सेज हमारे पास कैसी हैं, लिमिटेड, यानी कि रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। इसलिए हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कौन सी ज़रूरत है जो मोर इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि घर के अंदर अगर मोबाइल है और दूसरी तरफ हमारे पास घर में आटा नहीं है, जैसे मैं क्लास में भी आप लोगों को बताता हूँ डाटा एंड आटा। तो अगर आपके मोबाइल में डाटा नहीं है और दूसरी तरफ घर में आटा नहीं है, तो आपके लिए पहले क्या जरूरी है, डाटा या आटा? आई थिंक इट्स आटा ओनली। तो फ्लोर हमें चाहिए सबसे पहले, तो आटा हमें बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमें क्या खरीदना चाहिए पहले पैसे से, डाटा या आटा? आटा, क्योंकि डाटा नहीं होगा तो वी कैन मैनेज, चलेगा उसके बिना भी, लेकिन आटा घर में चाहिए हमारे। तो इसलिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारी जो वांट है वो कौन सी ज़रूरी है। Now he has to satisfy his requirements in order of priority. Whichever requirement is more important, that has to be satisfied early and later on the others. तो सबसे पहले हमें हमारी बेसिक ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना है और दूसरी चीज़ों को हम बाद में पूरा कर सकते हैं। यानी कि आपके जो शौक हैं, जैसे डाटा जो है वो हम बाद में ले सकते हैं, लेकिन आटा हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो नेचुरल वेल्थ है वो भी है और हमारी मैन मेड वेल्थ भी इसमें इंक्लूडेड रहती है। ऑल दिस टूल्स आर लिमिटेड, और सब टूल्स कैसे हैं, लिमिटेड हैं। सो दे हैव टू बी यूटिलाइज जुडिशियसली। अब ये है तो सब कुछ लिमिटेड है, नेचुरल जो रिसोर्स हैं वो भी लिमिटेड हैं और हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो भी लिमिटेड हैं। तो इसलिए हमें कैसा यूज़ करना पड़ेगा इनको, जुडिशियसली, यानी कि काफ़ी कम मात्रा में इसका यूज़ करना चाहिए। Distribution of tools has to be done keeping selected wants in center. तो selected wants को सेंटर में रख के, मुख्य जगह पर रख के, सेंटर में रख के हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ देखते हैं अभी क्या है ये। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड, नॉट ओनली दिस दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑल्सो। अब रिसोर्सेज तो कम है हमारे पास और उनका अल्टरनेटिव यूज़ भी है। कोई एक ही यूज़ नहीं होता हर एक चीज़ का, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेज भी हमें देखने को मिलते हैं। व्हेन इन टूल ऑफ प्रोडक्शन में बी यूटिलाइज्ड इन मोर देन वन वे, इट मीन्स दैट द टूल हैज़ मल्टीपल यूजेज। अब किसी भी टूल का अगर एक से ज़्यादा वे में हम यूज़ कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका क्या है, मल्टीपल यूजेज है। सो इट मे बी सेड दैट दिस यूजेज इज अल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ व्हीट इज सोन इन अ लैंड, bajra, maize, groundnut or any other yield cannot be cultivated. Other usage of the land has to be stopped. अब यहाँ पर हमें देखना है कि देखिए एक ही ज़मीन के अंदर, खेत के अंदर आपने वीट उगा दिया और आप उस खेत के अंदर बहुत कुछ और भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ पे वीट उगा दिया तो बाकी चीज़ें नहीं उगा पाएंगे। Thus in above mentioned condition, distribution of factors of production is done in such a way that they satisfy the maximum possible demands. अब यहाँ पर हमने जो वीट लगाया, अब हमें ये देखना है कि हमें इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। वीट है, बाजरा, मेज़, ग्राउंडनट या कोई भी अन्य चीज़ जो है, उनमें से किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, बेसिक चीज़ है, जैसे वीट हमारा एक बेसिक नीड है, इससे भारत के ज़्यादातर लोग जो है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भारत की जो है वो वीट, यानी कि वीट का यूज़ करते हैं हम, फ्लोर, आटा यूज़ करते हैं घरों में। तो वीट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर हम वीट उगाएंगे तो लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी, और अगर हम उसी ज़मीन पे हम फल उगा दें तो मैं कहूँगा कि फल तो हर एक आदमी खाना
नहीं चाहेगा, क्योंकि फल हम कितने भी खा लें, अंत में हमें शाम को जब रोटी, सुबह या शाम रोटी ना मिले तो हमारा पेट नहीं भरता है। तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ में जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो वीट है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर वीट उगाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पर आप खेत में अगर नारियल उगा रहे हैं या खजूर उगा रहे हैं या दूसरे बगीचे लगा के आप बहुत सारे फल उगा रहे हैं, तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए उगाए जा रहे हैं, बाकी उससे लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। तो इस तरह से हम लोग अपना जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो उसको बाइफरकेट कर सकते हैं कि हमारे लिए जो हमारी वांट्स हैं, हमारी नीड्स जो हैं, उसके आधार पे हम बांट कर इसका उपयोग कर सकते हैं। सो ये था मेरा दूसरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हम इसका एक और पार्ट आपको लेकर मैं जल्द ही मिलता हूँ। थर्ड पार्ट में आपको आगे का टॉपिक इसमें जल्द ही मैं लेकर आपके पास हाजिर होता हूँ। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।